हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की अध्ययन की श्रृंखला में आज हम प्लेटो के साम्यवाद पर चर्चा करेंगे। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय को बनाए रखने के लिए शिक्षा पद्धति के साथ साथ एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण किया है, जिसे प्लेटो के साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है। प्लेटो चाहता था कि राज्य के वे वर्ग जिनके हाथों में सत्ता हो, व्यष्टि एवं समष्टि का एक ऐसा समन्वय प्रस्तुत कर सके जिनमें ममता भरे स्वार्थ व क्षुद्र प्रलोभनों का कोई स्थान न हो। अतः सत्तारूढ़ वर्ग में निर्लेप भाव के विकास के लिए वह एक ऐसी अभिनव सामाजिक व्यवस्था का चित्रण करता है जिसमें संरक्षकों को निजी संपत्ति एवं पत्नी एवं संतान के पारिवारिक बंधनों से विमुक्त कर दिया गया है। प्लेटो की मान्यता थी कि विवेकशील संरक्षक वर्ग को बाह्य आकर्षण व सांसारिक दुर्बलताएं पथभ्रष्ट कर देगी, जो आदर्श राज्य के लिए अहितकर होगा। अतः प्लेटो साम्यवाद के सिद्धांत द्वारा इन दुर्बलताओं एवं संकीर्णताओं को जन्म देने वाली मूल संस्थाओं, संपत्ति एवं परिवार को ही राज्य हित में नियमित कर डालता है। अतः प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग पर ही लागू होता है। प्लेटो के साम्यवाद को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं: संपत्ति संबंधी साम्यवाद एवं परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। संपत्ति संबंधी साम्यवाद। प्लेटो शासकों एवं सैनिकों के लिए संपत्ति का निषेध करता है। उसका विश्वास है कि संपत्ति एक बहुत बड़ा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पद से विचलित कर सकती है। अतः संपत्ति पर शासकों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे उनके मन और मस्तिष्क से संपत्ति के प्रति मोह को मिटाया जा सके। प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति का व्यापक अर्थ लेता है। वह संरक्षक वर्ग के लिए अपने निजी घर को भी उपयुक्त नहीं मानता। प्लेटो इनके लिए भी ऐसे शिविरों में रहने की व्यवस्था करता है जो सदैव खुले एवं सार्वजनिक हो। प्लेटो की मान्यता है कि शासन की स्वच्छता तथा कुशलता के लिए सर्वाधिक घातक वस्तु राजनीतिक व आर्थिक शक्ति का एकत्रीकरण है। संभवतः प्लेटो की इसी धारणा ने मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया है। परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो की साम्यवादी योजना का दूसरा आयाम परिवार नामक संस्था का उन्मूलन कर देना है। प्लेटो की मान्यता थी कि मोह पारिवारिक स्नेह बंधनों के कारण जन्मता है। यदि शासक परिवार के प्रति अनुरक्त होंगे तो वे राजकाज पर पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे। संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी एवं संकीर्ण बनाती है। यह संपत्ति संबंधी आकांक्षा से भी अधिक घातक है। परिवार के उन्मूलन के पक्ष में प्लेटो का एक तर्क और है, वह है नारी जाति की विमुक्ति। प्लेटो के अनुसार परिवार के कारण स्त्रियों की प्रतिभा कुंठित हो जाती है। उनका सारा जीवन पारिवारिक क्रियाकलापों में ही व्यतीत हो जाता है। अतः प्लेटो नारी जाति के उत्थान के लिए उनका कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत बनाना चाहता है। प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की योजना का एक आधार यह भी था कि विवाह प्रथा के कारण पुरुष स्त्री पर अपना पूर्ण अधिकार समझ लेते हैं और जब चाहे पशुओं की भांति संभोग क्रिया में लापरवाही बरतते हैं, जिससे निकृष्ट संतानें उत्पन्न होती है जो आदर्श राज्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः प्लेटो निश्चित आयु सीमा के पश्चात कतिपय विवेकशील एवं स्वस्थ पुरुषों को नियंत्रित परिस्थितियों में संभोग की छूट देता है, जिससे कि उत्कृष्ट संतानें उत्पन्न हो सके। इस प्रकार प्लेटो अपने साम्यवाद की सिद्धांत में यूजेनिक्स या सुजनकी के सिद्धांतों का भी प्रयोग करना चाहता है। सार रूप में परिवार के घातक एवं संकीर्णतावादी क्षुद्र प्रभावों से संरक्षक वर्ग की मुक्ति, नारी विमुक्ति एवं वांछनीय संतान प्राप्ति हेतु सुजनकी के प्रयोग हेतु प्लेटो परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। प्लेटो के
इस साम्यवादी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, उनमें प्रमुख हैं। प्लेटो अपनी साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा आत्मिक जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहता है। यहाँ भी प्लेटो का लक्ष्य शिक्षा योजना की भांति आध्यात्मिक उत्कर्ष करना ही है। प्लेटो का साम्यवाद न्याय की धारणा का अनिवार्य परिणाम होने के साथ ही न्याय आधारित आदर्श राज्य की स्थापना हेतु भी एक साधन है। प्लेटो का साम्यवाद संपूर्ण समाज के लिए न होकर केवल शासक व सैनिक वर्ग के लिए ही है। प्लेटो की साम्यवादी योजना में भी स्त्री समानता तथा स्त्री के उत्थान के प्रति उसके जो विचार हैं, उनकी परिणति एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के रूप में वह करने का प्रयास करता है। प्लेटो की साम्यवादी योजना की एक ओर अरस्तू ने आलोचना की है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान दृष्टिकोण से भी उसको अव्यवहारिक एवं अमनोवैज्ञानिक सिद्ध किया गया है। अरस्तू द्वारा की गई प्रमुख आलोचना में है, अरस्तू के अनुसार प्लेटो ने आध्यात्मिक बुराइयों को रोकने के लिए आध्यात्मिक उपचार नहीं ढूंढा, बल्कि भौतिक साधनों को समाप्त करना चाहा जो तार्किक नहीं है। अरस्तू के अनुसार प्लेटो साम्यवाद के द्वारा राज्य को एक ऐसी इकाई का निर्माण कर देना चाहता है जिसमें विविधता के लिए कोई स्थान नहीं है। अरस्तू के अनुसार विविधता के बिना बौद्धिकता का विकास संभव ही नहीं है। निर्जीव एकरूपता हानिप्रद व घातक है। प्लेटो ने संपत्ति के गुणों की अवहेलना की है। अरस्तू के अनुसार संपत्ति को प्लेटो ने एक बुराई, एक अवगुण तथा पथभ्रष्ट करने वाली दुर्बलता माना है, जो कि भ्रामक है। संपत्ति एक गुण, एक प्रेरक शक्ति और एक स्वाभाविक आवश्यकता है। अरस्तू के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद प्रगतिशील न होकर आदिमकालीन प्राथमिक सभ्यता की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है, अतः यह प्रगतिशील न होकर प्रतिगामी है। अरस्तू ने पत्नियों के साम्यवाद को एक व्यभिचारी योजना देकर उस पर कठोर प्रहार किया है। अरस्तू के अनुसार प्लेटो ने स्त्री एवं पुरुष के लैंगिक अंतर पर नारी के कोमलता, वात्सल्य, स्नेह जैसे गुणों का विरोध किया है। इसी प्रकार संपत्ति के साम्यवाद को व्यवहार के धरातल पर उतारने पर अनेक नवीन एवं भीषण समस्याओं का जन्म हो सकता है। अरस्तू द्वारा की गई इन आलोचनाओं के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने आधुनिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की है। उनमें प्रमुख है कि प्लेटो मानव प्रकृति का अव्यवहारिक एवं अवैज्ञानिक अर्थ लेता है। वह इस तथ्य की उपेक्षा कर देता है कि राज्य की तरह व्यक्ति का भी व्यक्तित्व है। व्यक्ति एक साध्य है जबकि राज्य उसकी पूर्ति का साधन है, किंतु प्लेटो राज्य की ही बलिवेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है और राज्य को ही अपना परम साध्य सिद्ध कर देता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। आलोचकों के अनुसार प्लेटो की साम्यवादी योजना अलोकतांत्रिक एवं अभिजात तंत्री है। प्लेटो के साम्यवाद का गंभीर दोष यह है कि वह जिस सच्ची आत्मभावना को जगाना चाहता है उसी के आधार को नष्ट कर देता है। प्लेटो उन सब बातों का निषेध कर देता है जो उसके चिंतन और कर्म क्षेत्र तक किसी भी इच्छा की अभिव्यक्ति की आवश्यक परिस्थिति है। आलोचकों के अनुसार प्लेटो की साम्यवादी योजना अव्यवहारिक है। यह अस्थायी व राज्य नियंत्रित विवाहों की योजना के आधार पर एक बड़ी अव्यवहारिक एवं मूर्खतापूर्ण योजना है। प्लेटो ने विवाह सूत्र के सच्चे स्वरूप के प्रति न्याय नहीं किया और न ही परिवार के नैतिक मूल्यों की स्थापना में जो महत्व है उसको समझा है। प्लेटो का साम्यवाद एवं आधुनिक साम्यवाद का सिद्धांत इस मौलिक आधार पर विकसित हुआ कि व्यक्ति का स्वतंत्र महत्व नहीं है, वह राज्य रूपी शरीर का एक अंग मात्र है। किंतु दोनों में उद्देश्यगत भिन्नता के कारण प्लेटो का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है, वहीं आधुनिक साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक है। सार रूप में देखें तो प्लेटो अपने न्यायुक्त राज्य के व्यवहारिक प्रयोजन हेतु शिक्षा योजना प्रस्तुत करता है एवं शिक्षा की समुचित उपलब्धि एवं उपयोग के लिए साम्यवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। अतः प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत उसकी प्रत्येक श्रृंखला की ही एक कड़ी है। यह स्वरूप में निरपेक्ष एवं अभिन्न नहीं है,
प्लेटो साम्यवाद के द्वारा मानव प्रकृति को विकृति की ओर ले जाने वाली बाह्य संस्थाओं और भौतिक सुखों का निषेध करना चाहता है। धन्यवाद।